दोस्तों, आज मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताना चाहूँगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम द विल पावर पार्टनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ था, जो कि रामेश्वरम जिले में पड़ता है। उनका परिवार बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। वो 5 भाई बहन थे, जिसमें से वो सबसे छोटे थे। दोस्तों, वो बचपन में न्यूज़पेपर बेचा करते थे। उनके पूर्वज बहुत अमीर थे। उनके पास आदमी को ले जाने के लिए बोट की सुविधा थी, जिससे वो पैसेंजर को ले जाते थे और लाते थे। लेकिन जब पामवन पुल का निर्माण हुआ, तब से उनका यह बिजनेस ठप हो गया। उनके पूर्वजों के पास कई एकड़ जमीन थी, लेकिन जब से उनका बिजनेस बंद हो गया, तब से उनके सारा जमीन धीरे धीरे करके बिक गया। जब वह स्कूल जाते थे तो उनके मार्क्स बहुत कम आते थे, लेकिन फिर भी उनका टीचर उनको बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट मानते थे। उनको पढ़ाई करने में बहुत इंटरेस्ट था। वह बहुत मेहनती थे और वह बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ते थे। वह हमेशा गणित पर घंटों घंटों फोकस किया करते थे। वो अपनी 10th की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वह तिरुचिपल्ली में जोसेफ कॉलेज चले गए और 1954 में फिजिक्स से उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिर 1955 में वो मद्रास गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने कंप्लीट किया। जब वह प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी और वह उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को बुलाया, क्योंकि वो जानते थे ही इज वेरी ब्रिलियंट एंड ही कैन डू एनीथिंग, बट ही वाज टेकिंग लॉन्ग टाइम। और बोला, अगर तुमने 3 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारी ये स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको, वो 3 दिन तक सोया नहीं, क्योंकि उसके पास वही ऑप्शन था, वही स्कॉलरशिप के वजह से वो वहाँ पे पहुँचे थे। अगर उससे स्कॉलरशिप ले ली जाती तो आज हम लोग कलाम का नाम नहीं सुनते। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वह सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। वह 9वें स्थान पे थे, लेकिन वहाँ 8 पोजीशन खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ गए। वहाँ पर वह एक साइंटिस्ट की तरह जुड़े। उन्होंने अपना कैरियर एक छोटे ओवरक्राफ्ट से चालू किया और वह इन कोर्स पर कमेटी में भी शामिल थे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। विक्रम साराभाई एक जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। फिर 1969 में कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तबादला हो गया। वो वहाँ पे ट्रांसफर होकर चले गए। इसरो में वह इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट धरती के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू किया, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने उन्हें प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी कि आप इस पे काम करो और कहा उनको प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाए। और 1963 में वो नासा रिसर्च सेंटर भी गए। वहाँ पे राजा रमन्ना ने कलाम को बुलाया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलियंट पर भी
उन्होंने काम किया और इन प्रोजेक्ट में उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की मौका मिली और उन्होंने बनाई। यूनियन कैबिनेट ने कलाम की प्रोजेक्ट की अनुमति दी थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से उनको धन दिया ताकि उनके एरोस्पेस के प्रोजेक्ट पूरे हो सके। फिर कलाम ने यूनियन कैबिनेट को भी गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में बताया और इनकी महत्वपूर्णता समझाई। इन सब चीज़ों से कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। इसीलिए भारत सरकार ने उनको उच्च मिसाइल प्रोग्राम चालू करने के लिए अनुमति दिया। बोला काफ़ी सारे मिसाइल प्रोग्राम में भागीदार रहने की वजह से उनको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल की बहुत आलोचना हुई क्योंकि उनको बनाने में काफ़ी समय और पैसा लगा और इनका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया। 1992 से 1999 तक वह चीफ साइंटिफिक एडवाइजर रहे और इस दौरान पोखरण 2 यूपीए परीक्षण भी उन्होंने किया। इस न्यूक्लियर परीक्षण में मीडिया में कलाम का नाम काफी ऊंचा कर दिया, लेकिन साइड के डायरेक्टर के सांतवन ने कहा कि थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया और यह एक असफल घटना थी। और उन्होंने कलाम की आलोचना की और कहा कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी चिदम्बरम कलाम दोनों ने इस बात को खारिज कर दिया। जब कलाम की जिंदगी में बहुत ही बड़ा मोड़ आया, वो दिन था 10 जून 2002। उस दिन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस बात का समर्थन किया और वे फिर भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में चुनाव हुआ और कलाम ने विशाल जीत हासिल की। उनको 9,22,884 वोट मिले और उनके प्रतिनिधि लक्ष्मी साइडल को करीबन 1,07,366 वोट ही मिले। ये जीत बहुत ही बड़ी थी। कलाम को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान दिया गया। भारत रत्न के साथ साथ उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जब तक वो प्रेसिडेंट बने रहे तब तक वो लोगों के प्रेसिडेंट के नाम से प्रचलित हुए। जब उनके 5 साल राष्ट्रपति के तौर पर खत्म हो गए तब उन्होंने अपने वापस राष्ट्रपति बनने की इच्छा प्रकट की। ये बोलने के 2 दिन के बाद उन्होंने अपना फैसला चेंज कर दिया। वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे और वो शिलोंग, इंदौर, अहमदाबाद के आईआईएम के विजिटर प्रोफेसर बन गए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर भी बने और अन्ना यूनिवर्सिटी में एरो स्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी बने और भी उन्हें कई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए। उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। 2012 में भारत के जवान लोगों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, व्हाट कैन आई गिव मोमेंट। ये प्रोग्राम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाया गया था। कलाम ने काफी सारी बुक्स भी लिखी थी, जैसे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, यूनाइटेड मैन्स, और ये सारी बुक्स काफी पॉपुलर हुई थी। 27 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग गए, जहां पर उनको क्रिएटिंग लाइवेबल प्लेनेट अर्थ पर लेक्चर देना था। ये लेक्चर उनको आईआईएम शिलोंग में देना था। जब वह सीढ़ी चढ़ रहे थे तब उनको कुछ बेचैनी सी हुई और ऑडिटोरियम में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया। फिर 6:35 पर लेक्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि वो नीचे गिर गए और जल्दी से उनको बेथनी हॉस्पिटल ले गया और उनको वहाँ पे भर्ती कराया और किसी कारणवश उसी समय उनका 7:45 को उनका वहाँ पे निधन हो गया और वो शरीर को छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने आखिरी शब्द श्री जनपाल सिंह जी से बोले। उन्होंने कहा, हाय फन्नी गाय, आर यू डूइंग वेल। एपीजे अब्दुल कलाम
सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है दोस्तों। अभी के युवा उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनके पास सिर्फ 2 शर्ट, 2 पेंट, 2 कोट और एक 10 बाय 10 का कमरा और बुक से भरा लाइब्रेरी उनके रूम में, बस इतना ही था। आप सोच सकते हो कि वो कैसे इंसान थे, जिसके बारे में जितना भी तारीफ कर लो दोस्तों वो कम होगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।